नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें दिनों रात बढ़ती चली जा रही है। राम मंदिर के बाद एक बड़ा तबका बीजेपी से नाराज। ब्राह्मण पहले से नाराज है और अब बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर ब्राह्मण तेजी से सरगर्मी पकड़ता नजर आ रहा है। उससे पहले कई ब्राह्मणों के एनकाउंटर यूपी में बड़ी तेजी से हावी हुए। इधर दलित भी नाराज है और चर्चा यह भी है कि बीजेपी के बड़े विधायक संख्या में समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। चाहे तो उनकी ये मान लो कि भाजपा से टिकट नहीं होने वाली है या फिर उन्हें लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे भाजपा के सिंबल। अब इस सबके बीच अगर बड़ी टूट फूट होती है तो इसका संदेश उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा? अभी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कोई झारखंड और जम्मू कश्मीर अलग छोड़ दें तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ हो। दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी अपना कोई परचम नहीं फहरा सकी और जहां उसकी सत्ता थी वहां हिंदी बेल्ट के राज्यों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में बचा ले गई। बंगाल में उसकी सरकार नहीं थी, छीन लिया। बाकी जहां वो चुनाव जीती वहां वो सत्ता में थी। और बंगाल का चुनाव भी जो जीता वो सबने देखा कि वहां किस तरीके से अधिकारी ताश के पत्तों की तरफ फेंक दिए गए। ये पहला ऐतिहासिक चुनाव है कि इतनी बड़ी तादाद में किसी राज्य में ट्रांसफर किए गए हों, A to Z पोस्टें बदली गई हों और जिस पर चुनाव आयोग खामोशी से देखता रहा। अगर कोई चुनाव आयोग से ये पूछे कि तुमने किस आधार पर ये ट्रांसफर किए तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा और ना लिखित शिकायतें इतनी निकलेंगी। अब आने वाले दौर में 5 राज्यों में चुनाव हुए। कहने को तो बहुत लोग कह रहे हैं नवंबर दिसंबर में चुनाव होने के चांस हैं। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 1 राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की न कहीं सरकार है और न आगे क्या परिणाम होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। 4 राज्यों में चुनाव कांग्रेस से सीधा आमने सामने होगा। 4 राज्यों में बीजेपी का टक्कर होगी, जिसमें 1 राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से, बाकी कांग्रेस शासित राज्य रहेंगे। तो ऐसे में आलोक सर अब क्या देख रहे हैं आप, या दलित ब्राह्मण नाराज होने के बाद क्या भूमिका बनेगी? सर, सबसे बड़ी बात कुछ तस्वीरें आई हैं झांसी से। झांसी में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं बाबूलाल तिवारी, नाम से समझ गए होंगे, ब्राह्मण समाज के नेता हैं। मुख्यमंत्री जी मंच से भाषण दे रहे हैं और वीडियो आया कि बाबूलाल तिवारी जी कुर्सी को गिराकर स्टेज से नीचे चले। गौतम जी जो दलित समाज के थे, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो भी नाराज होते हैं और भाषण के दौरान ही मंच से उठ के नीचे चले जाते हैं। बाबूलाल तिवारी को तो अधिकारियों ने मना लिया, वो वापस थोड़ी देर बाद मंच पर आ गए और बाद में गोलमोल स्टेटमेंट देने लग गए। लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं झांसी के भारतीय जनता पार्टी के गौतम साहब, जो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कहा स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं। देखिए शिव कुमार जी, अखिलेश यादव ने एक बात कही थी आज से 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दूसरे की पार्टी तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मजा आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बहुत से विधायक सही समय का इंतजार कर रहे हैं और इटावा के सांसद जो हैं सपा के, उन्होंने तो बकायदे एक दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज्यादा विधायक अपने मित्र, अपने परिवार और अपने नजदीकी लोगों के लिए सपा से टिकट मांगे। दरअसल विधायक जो है ना, वो बहुत होशियार लोग होते हैं। उनको पता है कि टिकट किस पार्टी से मांगा जाए, अपने बेटा बेटी पति रिश्तेदार के लिए। जो चुनाव में जीतेगा उससे टिकट मांगेंगे।
अच्छा, वो ये भी समझते हैं कि मेरे खिलाफ तो क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है, अब मेरा बेटा बेटी अगर चुनाव लड़ेगा सपा के टिकट से उसको जीतने की संभावना आ जाएगी। यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि योगी जी के ऊपर एक जाति विशेष का ठप्पा लग गया, तो उनकी जाति विशेष के भाजपा में 3 दर्जन या 40 के करीब विधायक होंगे। 260 में 39 को हटा दिया तो 220 विधायक वो है जो कि दूसरी जातियों से आते हैं, और सभी जातियां के विधायक इस बात को महसूस करते हैं कि भाई उनके लिए खासकर पिछड़े दलित में और ब्राह्मणों में एक जबरदस्त असंतोष दिख रहा है। आपको एक एक आप जो कह रहे हैं मैं बता रहा हूं किस किस कौन कौन से विधायक नाराज हैं, आप उससे समझिए। लखीमपुर खीरी का योगेश वर्मा केस याद है ना आपको, विधायक साहब को, जिनको की एक योगी के एक सजाती विधायक पहले वाले चैनल पर तो हम लोगों ने कितनी उनकी बात की है। नहीं तो योगेश वर्मा जी को योगी जी के सजाती एक बहुत करीबी उनके सलाहकार बताए जाते थे, उनके रिश्तेदार वकील साहब ने दिन दहाड़े पीट दिया था। और देखिए कि विधायक की कहने पे एफआईआर 8-10 दिन बाद दर्ज हुई, वो भी तब दर्ज हुई जब विधानसभा अध्यक्ष के पास 40-50 से ज्यादा दलित तो पिछड़े विधायक पहुंच गए थे। तो उन्होंने तुरंत योगी जी को फोन किया, तमाम खबरें आई थी मीडिया में, और आनन फानन में एफआईआर दर्ज हुई। और लेकिन ऐसी कम धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई कि वो साहब वकील साहब को कोर्ट से ही जमानत मिल गई। और तमाम किस्से ऐसे हैं श्री कुमार जी, आप देखिए बिंद समाज का एक गाजीपुर में एक किस्सा हुआ था। विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ जब हादसा हुआ, उसकी एक गंभीर एक संदिग्ध परिस्थिति में उसकी जान चली गई, उसमें कितना विवाद फैला था। तो उसमें सपा के प्रतिनिधिमंडल पे किसने हमला बुलवाया था, वो किस जाति का था। उसके बाद गाजीपुर में ही एक आलोक नारायण नामक होटल व्यवसायी के बेटे को, विनीत राय को, बेरहमी से होटल के सामने मार दिया जाता है। उसमें भी एक आरोपी बिंद समाज से था, उसका तो इनकाउंटर हो गया। उसके बाद इतना बवाल हुआ कि संजय निषाद को जाना पड़ा, और संजय निषाद बिंद परिवार से मिल के आए। उन्होंने वहां के एसएसपी को चैलेंज किया कि वो पिछड़े समाज का था, इसलिए आपने इनकाउंटर कर दिया। जो इस मामले में जो मुख्य आरोपी ब्राह्मण समाज का, उसका इनकाउंटर करके दिखाइए। तो अब तो इनके सहयोगी मंत्री कह रहे हैं कि पिछड़े समाज का, इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया। और झांसी की घटना पे मीडिया ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है। भाई जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, कुर्सी गिरा के नाराज होकर स्टेज से चला जाए। यही घटना अगर अखिलेश यादव भाषण दे रहे होते, उनका कोई कार्यकर्ता उनके सामने मंच पे कुर्सी फेंक के नीचे आ जाता तो बड़ी खबर होती। लेकिन गोदी मीडिया को इतना चढ़ावा मिल रहा है कि दोनों कहते हैं 10 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में है, इसलिए वो चर्चा नहीं कर रहा है। आप लगातार देख लीजिए क्या हो रहा है। हरदोई में एक पंडित जी एसडीएम थे, पीट दिए गए हो, और 10-12 दिन तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एसडीएम साहब को पीट दिया गया, 10 बार उनका सर भी फटा था। अभी तक पता नहीं कि उसमें उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई। तमाम मामले ऐसे नजर आ रहे हैं जिससे दलित, पिछड़े और ब्राह्मण विधायक नाराज बताए जा रहे। अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि ऐसा न हो कि भैया बड़ी संख्या में टूट हो जाए। और सबसे बड़ा जो इस वक्त राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं, और जो गोदी मीडिया के चैनल वो तो दावा कर रहे हैं कि चंपत राय जी को क्लीन चिट दिया जा रहा है, और उसमें भी टिन्नू यादव को मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। मतलब उस पूरे कांड का
का ठीकरा टिल्लू यादव को बनाने की तैयारी हो रही है। अगर गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स को सच माना जाए, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं 167 पेज की रिपोर्ट तैयार हो गई है। तो सवाल यही सब है। और उसके अलावा लगातार जो है, एक तो आपने ये भी देखा कि सरकार पहले बयान दिया ओम प्रकाश राजभर ने कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, 27 एमपी टूटेंगे। फिर संजय निषाद जी का बयान आ गया कि 2 दर्जन से ज्यादा एमपी हमारे संपर्क में है। यही बात केशव मौर्य जी ने भी कह दी। और भाई साहब, उत्तर प्रदेश से ऐसा फीडबैक दिल्ली पहुंचा कि अगर आपने सपा को तोड़ने की कोशिश की तो जो गलती आपने 2024 में की थी उसका बहुत जबरदस्त नुकसान आपको होने जा रहा है। तो कल केशव मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर के बयान से किनारा कर लिया कि ओम प्रकाश राजभर झूठे दावा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी टूटने नहीं जा रही। लेकिन जो अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि उचित समय का इंतजार कर रहे हैं, और सपा के इटावा के सांसद भी कह रहे हैं, और हमारे अपने सूत्र भी बता रहे हैं कि जो सपा बसपा के या कांग्रेस के विधायक 2017 में अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के भाजपा में गए थे, सब के सब अब अपनी वापसी चाहते हैं। तो एक तरफ गठबंधन बड़ा मजबूत है। कल आपने अखिलेश यादव की ने जो राहुल गांधी के जन्मदिन पे संदेश दिया था उसको पढ़ा होगा आपने। बिल्कुल। कि और ये जो पार्टी, जो आपको पता है क्यों केशव मौर्य ने बयान बदला? क्योंकि दिल्ली फीडबैक पहुंच गया कि अगर आपने इस वक्त समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, और आप इसलिए पार्टी तोड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को, ईडी सीबीआई और तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर, ताकि आप संविधान में संशोधन कर सके, तो फिर संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव बन जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। और जैसे ही फीडबैक मिला तुरंत भाषा बदल गई, केशव मौर्य की। क्योंकि यही केशव मौर्य कह रहे थे कि 25 से ज्यादा सांसद हमारे संपर्क में। कल बोले कि हमें समाजवादी पार्टी के 25 सांसदों की कोई जरूरत नहीं है। तो हो क्या रहा है? और उधर ओम प्रकाश राजभर, परसों रात को उन्होंने एक फोटो शेयर कर दी कि अखिलेश जी आप बार बार मुंबई क्यों जा रहे हो, आपकी पार्टी के 2 ही तो विधायक हैं, टूट जाएंगे तो क्या होगा, अपनी पार्टी बचा लो। वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया ओम प्रकाश राजभर पे वो ट्वीट। क्यों? क्योंकि कल अखिलेश यादव गए थे मुंबई, परसों रात को गए थे मुंबई, गए थे शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले जी, उनकी बेटी की शादी में भाग लेने। वो उल्टा पड़ गया। तो आज उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया है, बोला है कि अखिलेश यादव में दम है तो हमारे सामने आके जहूराबाद में लड़ लें, शिवपाल यादव आके लड़ लें। वो रुक जाएंगे इन दोनों के सामने? अरे साहब, सवाल ये है ना कि वो जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं ना कि साहब जो हमारी पार्टी में टूट की खबर फैला रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उन्होंने 30 लोगों से ले लिया चढ़ावा, और स्टिंग में भी सामने आ गया है दैनिक भास्कर के कि किस किस पार्टी का टिकट कितने कितने करोड़ के चढ़ावे मिलेगा, 5 करोड़ की, 7 करोड़, 8 करोड़। और सुनने में आ रहा है कि भाजपा ने इनको 6 सीटें से ज्यादा देने का मन नहीं बनाया हुआ है। ये इस तरह की बयानबाजी करके, और कल रात को तो सुना भागे भागे गए थे नितिन नवीन से मिलने के लिए, अमित शाह से ही मिलना चाह रहे थे, मिले कि नहीं मिले भी पता नहीं चल पाया। लेकिन सर एक बात बताइए, ये सब टूट फूट होगी तो क्या अब कर्नाटक से जो टूट फूट शुरू हुई है, हमको लग रहा है कि ये मोदी के कार्यकाल में पहली टूट फूट है।
कांग्रेस की सरकारें वैसे भी कई राज्यों में रह ली, हर जगह कांग्रेस मुंह की खाती रही किन्हीं कारणों से। लेकिन कर्नाटक की देखिए, अब टूट फूट के बाद अब इंडिया गठबंधन वालों का भी हौसला बढ़ना चाहिए। अरे भाई, तो ये बात की चर्चा मीडिया क्यों नहीं कर रहा है कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के वहां 5 उम्मीदवार जीतने चाहिए थे, 6 जीत चार गए, 4 जीतने चार चाहिए थे, जीतने 5 जीत चाहिए, गए। 5 जीत गए। हाँ, कांग्रेस के पास 135 एमएलए है, उसको 146 वोट मिल गए। 151 उस सर। अच्छा, आप तो और आंकड़ा बढ़ा दिए, 16 वोट ज्यादा मिल हाँ, गए। 3 निर्दलियों ने दिए, 138 वोट थे उसके पास, हाँ, और 13 विधायक और आ गए विपक्ष के। जिसमें 7 या 8 भारतीय जनता पार्टी के बताए जा रहे हैं। 10, 3 अब ली, जदयू के। तो इसका मतलब ये समझिए कि कांग्रेस ने हल्ला नहीं मचाया, चुपचाप तोड़ के दिखा दिया। और इसमें हुआ क्या? इसमें 2 चीजें हुई। जेडीएस जो है बीजेपी का सहयोगी है, जेडीएस का उम्मीदवार वहां चुनाव हार जाता है, और बीजेपी का उम्मीदवार बीजेपी को 2 सीटें मिलनी थी, तीसरी सीट जेडीएस को जानी थी। तो इन्होंने अपने सहयोगी के साथ भी विश्वासघात किया, इससे 2 नुकसान हुए। एक तो पूरे देश में मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक तोड़ने का, दूसरे पार्टी का विधायक तोड़ रही है, सांसद तोड़ रही है। खुद उसकी अब हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में, तो विधान परिषद में भाजपा के खिलाफ वोट करने वाले 10 विधायकों को निकाल के दिखा दे पार्टी से। ये तो डीके शिव कुमार ने भाजपा के चाणक्य की हवा निकाल दी। अच्छा, कर्नाटक से बड़े मतलब चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक तरफ प्रियंक खरगे जी पीछे पड़े हुए कि आरएसएस को कागज दिखाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ इनके खुदे बड़े खुश थे लोग कि झारखंड और में सर हमने। उधर उधर कागज आरएसएस से पूछे जा रहे हैं, इधर मंदिर की रसीदें खो गई हैं। आज तो एक और पार्टी अभी आ गई है मैदान में, कह रही है हमने क्या? बड़ा चंदा दिया है, हमारी रसीदें दिखाओ। कहाँ पे? अभी वो जो बताते हैं। सिंधी सिंधी समाज समाज। वाली खबर। हाँ हाँ। जी। तो सर अब क्या कहा जाए, ये राम राज है सर, चल रहा है। सर रामराज कैसे कह दोगे इसे? राम का चंदा लूटने के समय भी आप रामराज कह दोगे? अरे भाई, हम आपको क्या बता सकते हैं, बताइए ना। अच्छा चलिए, एक जब अलग सवाल आपसे पूछते हैं। ये हम्म बताइए सर, हिंदू धर्म और सनातन और चंदा खतरे में है कि नहीं अभी? चंदे का तो आलम ये हो गया है कि अब वहां जो पहले 5 लाख 10 लाख रोज चढ़ावा आता था, वो घट के 80,000 आ गया है। और एक सवाल और बनता है कि चंपत राय जी को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? जैसे गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि चंपत राय जी दोषी नहीं है, दोषी तो टिल्लू यादव बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि 42 दान पत्रों की चाबी टिल्लू यादव के पास ही थी। दी अरे किसने सर भाई, उसे 42 साल पत्रों की? हाँ, सवाल ये उठता है, सवाल ये इस पर उठता क्यों है नहीं कि कोई, इस टिल्लू। पर बात क्यों नहीं? मान लीजिए आलोक सर हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, हम हम्म आलोक सर के साथ कर रहे हैं, तो हम आपसी हम्म सहमति से ही तो कर रहे हैं। आप हम्म हमारे साथ जुड़े हो, हम आपके साथ जुड़े हो, सहमति से जुड़े हैं। कल हम ये कहते हैं कि वो जबरदस्ती आके बैठ गए थे, वो तो कह हम्म। गए ये बात कि वो चंदा चोरी में चंपत राय क्लीन चिट है, हम क्या जिम्मेदार हैं? ऐसे कैसे हम छूट जाएंगे? दोस्त तो सबका बराबर होता है, और चंपत राय ने चाबी दी तो कैसे क्यों नहीं दी? और टिल्लू यादव सन 95 से उनके संपर्क में हैं। ये 3 दिन से चंदा की चर्चा से वो अखिलेश यादव से उनका कनेक्शन ढूंढने का प्रयास में लगे हैं। नहीं नहीं, मेरा मेरा तो एक और सवाल है जो और गोदी सर मैं मीडिया नहीं एक और पूछा। बड़ी गंभीर, 1 मिनट सर, मैं और बड़ी गंभीर, वो तो अच्छा ये है कि किसी अब्दुल के खेत में पेड़ नहीं था अगल बगल, न पेड़ पे हम्म चंदे के पैसे बांध के पुलिस ये जान कर सकती थी कि अब्दुल के खेत के पेड़ पर ये पैसा चंदा का पकड़ा गया है और अब्दुल ही दोषी है, और अब तक पाकिस्तान का कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए हैं वो। हो सकता है मिल जाए आलोक सर। सर देखिए, बड़ा ही मैं एक महत्वपूर्ण सवाल बार बार सरकार से पूछ रहा हूं और दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित दर्शक इस बात का जवाब दें कि इस ट्रस्ट में 12 लोगों का सदस्य हैं, इस ट्रस्ट में है 12 लोग। इसमें 3 सरकारी अधिकारी हैं, एक अयोध्या के पदेन डीएम है,
उत्तर प्रदेश सरकार में द्वारा नामित एक अधिकारी हैं जो कि योगी जी के सबसे प्रिय अधिकारी संजय प्रसाद जी हैं। उनके पूर्व उस ट्रस्ट के सदस्य अवनीश अवस्थी हुआ करते थे 2022 तक, 31 अगस्त 2022 का, और केंद्र सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी। तो 12 में से 3 अधिकारी ये लोग कर क्या रहे थे? और जो सबसे बड़ी बात यह है कि नृपेंद्र मिश्रा जी जो टीवी में बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि रोज जो है रोज वेबसाइट पे अपडेट होना चाहिए कि आज कितना चंदा मिला। वो ये बता रहे हैं कि जो भी आदमी, नियम कानून ये था कि जो भी आदमी कैश गिनने जाएगा उसके शर्ट और पैंट में, पजामे में कोई पॉकेट नहीं होगा। जब भी वो निकलेगा, हमेशा जितनी बार भी निकलेगा उस रूम से उसकी एक पूरी बृहद तैयार चेकिंग होगी। ये आप क्यों बता रहे हैं? और उसके बाद वो क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि चंपत राय जी की निष्ठा पे सवाल उठाना गलत है, लेकिन कैश गिनने के मैनेजमेंट में कैश गिनने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें सिर्फ 10% का पालन किया गया। अब उसमें किसी गोपाल राय का भी जिक्र किया रहा है। कोई कह रहा है गोपाल राय ट्रस्ट में किसी पद पे नहीं तो भी उनको महत्वपूर्ण पद कैसे दिया गया मैनेजमेंट में। तमाम तरह की बातें हैं साहब। और कोई स्टेट बैंक को कह रहा है कि स्टेट बैंक का दोष है। तो कुल मिला जुला के मेरा तो एक ही कहना है कि क्या बड़े लोगों को इसलिए बचाया जा रहा है कि कहीं इन बड़े लोगों ने कुछ और बड़े लोगों का नाम जांच में खोल दिया तो फजीहत हो जाएगी? बड़ा सवाल श्री कुमार जी है। अभी तो हमारे साथ एक सपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस का बहुत बड़ा मुख्यालय बना है। वो तो आरोप लगा रहे थे सपा के प्रवक्ता महोदय कि जो पैसा यहाँ से गया उसी पैसे से आरएसएस का दिल्ली में बहुत बड़ा मुख्यालय बना। तो कब सच आएगा, कब आएगा, क्या कहना है? सच की तो सर पूरे देश को इंतजार है और प्रतीक्षा है, लेकिन आपने जो समय दिया और दर्शक समझे, आपका बहुत बहुत आभार। फिर किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे। और हमारा तो काम यह है कि जनता समझे, निर्णय तो जनता को लेना है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।